नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का 4th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 6%। यानी अगर आयकर में, ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स में 19% का वृद्धि हो जाता है तो आपका नेट इनकम 6% से रिड्यूस हो जाता है। तो पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, यानी किस रेट से इनकम टैक्स पेमेंट आप करते होंगे। ठीक है, तो इसमें एक बात आप याद रखिए कि इनकम टैक्स में, जैसे इनकम टैक्स, ठीक ना, इनकम टैक्स में और इनकम में क्या रिलेशन है, मतलब टैक्स और इनकम में क्या रिलेशन है। अगर हम इस पे बात करें तो प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर आप जितना रुपया से टैक्स पे करते हैं, आपका इनकम उतना ही रुपया से घट जाएगा। अगर 20 रुपया से पेमेंट करते हैं तो 20 रुपया से इनकम घट जाएगा। अगर आप 40 रुपया पेमेंट करते हैं तो 40 रुपया से इनकम घटेगा। अगर 50 रुपया टैक्स पे करते हैं तो आपका इनकम 50 रुपया से घट जाएगा। मतलब जितना इनकम पे कीजिएगा उतना से ही टैक्स, मतलब इनकम आपका घट जाएगा। ठीक है, तो इसको यूज इसमें कैसे करेंगे। बोला है कि टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%। ठीक है ना, यानी हम बोलेंगे कि टैक्स जो हम पे किए हैं, ठीक है, इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%, मतलब टैक्स का 19% जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, जो भी हम टैक्स पे करते हैं उसका 19% जो इफेक्ट डालेगा वो इनकम पे क्या इफेक्ट डालेगा, इनकम पे 6% का इफेक्ट डालेगा। और ऑब्वियस सी बात है, इनकम टैक्स पे करेंगे तो मेरा इनकम जो है वो घटेगा ही घटेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होगा, यानी टैक्स का 19% वही वैल्यू देगा जो इनकम का 6% देगा। हम ये परसेंटेज से 100 को 100 कैंसिल कर देंगे। हम ये बोल सकते हैं कि टैक्स और इक्वल टू होगा, मतलब 19 टैक्स इक्वल टू 6 इंटू इनकम बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, अगर हम रेशियो के मेथड से इसको बनाए तो तब हम बोल सकते हैं कि टैक्स और इनकम का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 6 और 19 होगा। ये तो रेशियो में आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि टैक्स अगर 6 रुपया पेमेंट हुआ तो इनकम जो, अच्छा यहाँ पे एक बात और हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे नेट इनकम बोला है। ठीक है ना, तो ये जो है वो नेट इनकम है। क्या है, नेट इनकम है। ये भी क्या है, नेट इनकम है। तो टैक्स और नेट इनकम का रिलेशन क्या है, 16 और 19 है। नेट इनकम कैसे निकलता है, तो मान लीजिए कि ग्रॉस इनकम आपका 100 रुपया है और टैक्स आप 20 रुपया पे किए, तो नेट इनकम आपका कितना हुआ, 80। यानी कि नेट इनकम और टैक्स को जोड़ देंगे तो मेरा ग्रॉस इनकम निकलेगा। ठीक है ना, और इनकम टैक्स जो लगता है ना वो ग्रॉस इनकम पे ही लगता है। ठीक है, तो हमको अगर यहाँ से ये पता करना है कि मेरा ग्रॉस इनकम कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि नेट इनकम मेरा 19 है, टैक्स हम 6 रुपये पे किए हैं, तो ग्रॉस इनकम मेरा कितना, 25 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, यानी किस रेट से टैक्स पे किए हैं, तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, या कोई भी रेट कैसे निकालेंगे कि 6 रुपये आप टैक्स पे किए हैं, कितना पे किए हैं, तो 25 पे किए हैं, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि 6 गुने 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि 24% से आप टैक्स पे किए हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों यहाँ पे हम 100 किए थे, सॉरी यहाँ पे 25 हम क्यों किए थे, क्योंकि इनकम जो होगा मेरा उसी पे टैक्स लगेगा, जो भी ग्रॉस इनकम होगा उस पे टैक्स लगता है। तो जब रेट निकालेंगे तो हम नीचे में ग्रॉस इनकम को रखेंगे, ना कि नेट इनकम को रखेंगे। ठीक है ना, अगर हमसे पूछा कि 10% आप इनकम टैक्स पे करते हैं, इसका मतलब क्या हो कि मेरा ग्रॉस इनकम 100 रुपया है, तब हम टैक्स 10 रुपया पे करते हैं। ये नहीं कि नेट इनकम मेरा 10 रुपया है। ठीक है ना, यहाँ पे यही कंसेप्ट था। आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ग्रॉस इनकम को ही हम टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, यानी टैक्सेबल इनकम मतलब जिस इनकम पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस इनकम। ठीक है, डिडक्शन का यहाँ पे बात नहीं किया, एक होता है डिडक्शन टर्म होता है। ठीक, कि अगर आप कोई पॉलिसी लिए होंगे, एलआईसी का पॉलिसी या एनएचए में आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी उसके बॉन्ड को परचेज किए हैं, तो आपको कुछ डिडक्शन मिलता है, रिबेट जिसको हम बोलते हैं, कि अगर 100 रुपया का है
तो एक फिक्स अमाउंट उसका डिडक्शन मिलता है, यानी 10% डिडक्शन अगर मिल जाएगा तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना कंसिडर होगा, 90 कंसिडर होगा, यानी कि 90 रुपया पे आप टैक्स पे कीजिएगा, ना कि 100 रुपया पे। देखिए यहाँ पे डिडक्शन का कोई बात नहीं है, इसलिए ग्रॉस इनकम ही मेरा टैक्सेबल इनकम होगा। और वही आपसे पूछा था कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा, तो हम यहाँ पे ग्रॉस इनकम को रखेंगे, यानी कि 25 को रखेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द सी, यानी ए और बी दो फिक्स्ड पॉइंट है और दोनों का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। कोई दिक्कत? फिर बोला कि सी इज पॉइंट ऑन ए बी, यानी कि सी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, हो सकता है कि यहाँ पे पॉइंट हो सी। ठीक है, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं सी। और बोला क्या कि सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर, मतलब अच्छा ए सी 3 सेंटीमीटर है, तो ये हल्का सा डिस्टेंस तो बढ़ा देते हैं कि ए सी 3 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे होगा सी। ठीक है ना, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ए सी कितना है, ए सी 3 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा। अब ये बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए सी इंक्रीज बाय 6%, यानी ए सी जो है 3 सेंटीमीटर वो 6% से इंक्रीज हो गया, तो 3 था ही 6% से इंक्रीज हो गया, तो अब फाइनल लेंथ 106 मतलब 106% हो जाएगा। तो 106% मतलब कितना हुआ, 106 के कितना 318 डिवाइडेड बाय कितना 100 हो जाएगा, यानी कितना होगा 3.18 हो जाएगा। मतलब अब ए सी जो होगा, सी यहाँ पे था, मतलब ए बी का डिस्टेंस तो फिक्स ही होगा, ए होगा, लेकिन सी यहाँ पे नहीं होकर के अब यहाँ पे होगा। ठीक है ना, और ये जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 3.18 का बनेगा। यहाँ सी है, यहाँ ए है, तो बी कितना होगा, यहाँ पे होगा। अगर टोटल यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का है, अगर यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस 3.8 है, तो ऑब्वियस बात है ये कितना होगा, 5 में से 3.18 माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, 2.72 निकला, 2.72 1.72 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 1.72 निकलेगा। ठीक है ना, अच्छा एक मिनट, हम तो 1 7 1 8 9 82 निकलेगा, 1.82 निकलेगा। ठीक है, 3.18 हुआ, 136 318 3.18, तो 5 में से 3.18 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 1.72 निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सी भी निकला। लेकिन बोला कि लेंथ ऑफ द सी भी डिक्रीज हुआ, वो कितना से डिक्रीज किया, तो 2 सेंटीमीटर पहले था। ठीक ना, यानी कि सी भी कितना था, सी भी कितना था पहले 2 सेंटीमीटर, यानी 2.00। अब नया सी भी कितना होगा, अब नया हो गया 1.82 होगा। ठीक है, तो डिक्रीज कितना से किया, तो 0.18 से डिक्रीज किया। या आप यहाँ भी ये भी बोल सकते थे कि ए सी जितना से इंक्रीज किया उतना से ही बी सी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज कितना किया, 2.18 से। आपसे पूछा डिक्रीज कितना परसेंट किया, तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंटू 100, यानी कि 0.18 इंटू 100 हो जाएगा, परसेंटेज निकालने इसलिए। और किस वैल्यू पे डिक्रीज किया है, तो 2 वैल्यू पे, मतलब 2 था पहले, अब 0.18 डिक्रीज किया, तो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी ये कितना निकलेगा, 9% निकलेगा। मतलब सी भी कितना निकला, 9%, तो इसका आंसर क्या होगा, 9% निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। अब बोला इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट कंटेस्टेड, तो 3 आदमी इलेक्शन को लड़ा है, ए बी और सी है, ये 3 आदमी है। अब ये बोल क्या रहा है कि फर्स्ट कैंडिडेट गोट 40% वोट, यानी कि इसको 40% वोट मिला, सेकंड कैंडिडेट को 36% मिला। तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइनिंग जो भी मिलेगा वो सी को मिलेगा, और रिमाइनिंग कितना मिलेगा, 40 और 30 को 36 को जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा, बाकी 24 होगा, तभी तो 100% होगा। तो ये कितना होगा, 24% वोट किसको मिला, सी को मिला। अब बोला कि इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 36,000, तो टोटल वोट कितना पड़ा, टोटल कितना पड़ा, 36,000 पड़ा। ठीक है ना, तो फाइंड द नंबर ऑफ वोट गोट बाय द थर्ड कैंडिडेट, सी को कितना मिला, थर्ड कैंडिडेट कौन है, सी है, तो सी को 24% मिला है यहाँ पे, तो 36,000 का कितना निकलेगा, 24% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
जीरो से जीरो, जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 360 इंटू कितना निकला 24 निकलेगा, यानी 360 को आप 24 इंटू कर दीजिए तो 6 चौक 24 का 4 में 2, 4 12 तो 14 में 1, 3 दूना 6 दूना 12 2 हाथ में 1, 3 दूना 5 1 6, यानी ये निकला 4 6 7 0 निकलेगा। ठीक है, यानी 7640, सॉरी 3 6 1 7 यहाँ पे होगा 7 होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8640 का निकलेगा, सी का निकलेगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ तो था नहीं। फिर बोला कि 3 कैंडिडेट पी क्यू आर पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, यानी कि 3 कैंडिडेट है, पी है, क्यू है, आर है, तीनों इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। पी गो 35% मोर देन क्यू, मतलब क्यू अगर 100 किया तो पी कितना किया 135 किया, एंड आर गो 15% मोर देन क्यू, यानी क्यू अगर 100 है तो ये कितना होगा 115 होगा। ये तो परसेंटेज में दे दिया वैल्यू, ठीक है ना। अगर हम इसका रेशियो वैल्यू निकालेंगे कि रेशियो कितना निकलेगा, तो आप बोलिएगा क्या 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 बीस 100 और 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि 23 27 20 और 23, यानी इस केस में, ठीक है ना। अच्छा, इस केस में टोटल वोट कितना हो जाएगा 100 100 300 तो यही हो गया, और 345 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 345 टोटल वोट हो जाता है। इस केस में कितना होगा 27 3 30 20 50 और 20 कितना 70, सॉरी यहाँ 350 होगा, 350 होगा, ठीक है 350 होगा, ये 70 होगा, ठीक है। ये रेशियो निकला, इतना हम निकाल लिए। फिर बोल क्या रहा है कि आर गोट मोर देन क्यू, पी ओवरटुक बाय आर 2442 वोट, यानी पी आर को ओवरटेक किया है, ठीक है ना। पी मतलब जीत गया है आर को पीछा करते करते हुए कितना वोट से 2412 से। अच्छा, क्यों जीता, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस था। डिफरेंस कितना है 4 यूनिट का डिफरेंस है ना, 4 यूनिट का डिफरेंस है। यही 4 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना 2412 दिया है। 1 यूनिट का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 का वैल्यू कितना निकलेगा 2 4 1 2 डिवाइडेड बाय कितना निकलेगा 4, तो 4 6 24 0 4 तिया 12, यानी कि 603 निकला 1 यूनिट का वैल्यू। आपसे पूछा क्या व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट इन द वोटिंग लिस्ट, टोटल वोटिंग कितना हुआ, तो टोटल वोटिंग कितना है 70 हुआ, तो 70 का वैल्यू हमसे निकालना है, तो 70 को आप 603 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो साथिया 1 मिनट, 1 का वैल्यू कितना निकला 4 6 24 27 603, तो 70 को 3 से कर देंगे, ठीक है ठीक है। तो साथिया 21 का 1 हाथ में 2 हुआ, 7 6 42 को 2 हाथ में 4, यानी कि फिर 1 शून्य लग जाएगा, यानी कि 42,210 जो निकला वो क्या निकला टोटल वोट निकला, यही इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमसे क्या पूछा था टोटल वोट, तीनों को मिला करके सम कितना है 70 आया था, यानी यहाँ पे क्या था तीनों को इसको मिलाकर कितना है 70 आया, यही 70 का वैल्यू हमको निकालना है। क्यों, क्योंकि 4 जो कंसिडर किए वो इसी रेशियो से लिए थे, अगर आप इससे भी लेते ना तो आंसर सेम आता। आप क्या बोलते कि 135 और 115 के बीच का डिफरेंस कितना है 20 है, तो आप बोलते कि 20 का वैल्यू जो है वो कितना है 2412 है, ठीक है। 20 का वैल्यू 2412, तो 1 का वैल्यू कितना होता बटा 20, आपसे पूछता 350 का वैल्यू क्या होगा, तो आप यही करते, फाइनली ये करते क्या 5 चौके 20 5 सत्ते 35 0, यानी कि 2412 को आप 70 से इंटू करके 4 से डिवाइड करते हैं, यही यहाँ पे हो रहा है 2412 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, बाद में 70 से इंटू कर रहे हैं, सेम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर पढ़ते हैं। 5 में क्या है कि 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब अब समझिए क्या है कि इलेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला कि जितना भी वोटर लिस्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट था उसमें 8% जो है वोट करने गया ही नहीं, तो इस केस में आप क्या करिएगा, एक रूल यही है, आपका कैलकुलेशन आसान बनने के लिए बता रहे हैं कि आप मान लीजिए कि टोटल वोटर लिस्ट में जो कैंडिडेट था, टोटल लिस्टिंग कैंडिडेट जो था वो कितना था 100x है, आप ये मान लीजिए, ठीक है। आप मान क्या लीजिएगा कि टोटल लिस्टिंग कैंडिडेट जो लिस्ट में कैंडिडेट था वो कितना था, वो 100x था। 100x क्यों माने समय के साथ पता चल जाएगा, अभी हम इतना मान लेते हैं क्योंकि हमको परसेंटेज भी निकालना है, वेरिएबल भी निकालना है, तो परसेंटेज के कारण 100 माने और वेरिएबल के कारण हम x मान लिए, तो दोनों को हम कंबाइन करके 100x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बोला कि 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट वोट, यानी कि वोट कास्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। नोट कास्ट अगर जब बोला कि कास्ट हुआ ही नहीं तो कितना नहीं कास्ट हुआ 8%, तो 8x नहीं हुआ 100x का
अगर आप 100x का 8% निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना निकला 8x निकलेगा। तो 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचा 92x बचा। मतलब इतना जो है वोट हुआ है, यानी कि वोटिंग जो हुआ है इतना हुआ है, 92 है। अब बोला क्या है कि इन द इलेक्शन देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट, अब 2 ही कैंडिडेट है। अब इस ये जो वोट हुआ है, ठीक है ना, इसमें 2 कैंडिडेट बढ़ जाएगा, ये वोट जितना वोट पड़ा है दोनों कैंडिडेट में बढ़ जाएगा, एक विनर होगा और एक लूजर होगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि विनर गोट, यहाँ पे एक चीज समझिए क्या दिया है कि विनर सॉरी द विनर सॉरी क्या यहाँ से पढ़ते हैं, द इलेक्शन देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी कि विनर जो है ऑब्टेन किया है कितना 48% ऑफ द टोटल वोट्स। यहाँ पे समझिए, अगर आप ये बोलते हैं कि टोटल वोट का वो 48 लिया है, ठीक है ना, 48% किसका लिया है, टोटल वोट का, तो बोला है क्या, अच्छा अगर आप इसको 48 रखते हैं, 48% अगर इसको लगते हैं, यानी आप ये मान के चलते हैं कि 100x में से 48% लिया, ये आपका गलत फहमी है। क्यों, क्योंकि समझिए आप 100x का 48% नहीं निकाल सकते, क्योंकि 48% अगर इसको मिल जाएगा तो इसको 52% मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 48% मिलेगा तो इसको 52% मिलेगा, तो फिर लूजर ये कैसे हो गया 52 ला करके। तो इसीलिए जब 48% हम निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या बोला है समझिए, यहाँ पे यही होगा कि 48% ऑफ द टोटल वोट्स लिया है, यानी कि टोटल वोट कितना है 100x है, उसका 48% ये लिया है, इसका मतलब 48x ये लिया है, ठीक है ना। लेकिन लूजर कितना लेगा, तो लूजर 100x में से माइनस नहीं होगा, लूजर के लिए हमेशा इसमें से माइनस होगा, जितना वोटिंग हुआ है उसमें से विनर लेगा कुछ और लूजर लेगा। तो विनर कितना लिया ये इंफॉर्मेशन अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज किया है कि विनर वोट 48% ऑफ द टोटल वोट लिखा है, यानी जितना टोटल वोट है उसका 48% लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो फिर लूजर कितना लेगा, अगर बात बताई कि 92 अगर टोटल वोट हुआ है, 48 अगर यही ले लिया है, ठीक है ना, तो बाकी कितना निकला 44 निकला, तो 44 कौन लेगा, ये लेगा 44x निकलेगा। कोई दिक्कत, यानी कि 92x टोटल वोट हुआ, 48x ये लिया तो 44x ये लेगा। ये 48 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 48% इसका है, किसका है, तो टोटल वोट का, तो टोटल वोट कितना था 100x था। यहाँ पे ये अगर बोलता ना कि टोटल वैलिड वोट, अच्छा वैलिड वोट का तो इसमें चर्चा है नहीं, इसलिए हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, आगे करेंगे इसका। तो आप ये समझ गए होंगे कि विनर को 48x मिलेगा, लूजर को 44x मिलेगा। तो डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि 4x का डिफरेंस यहीं पे, सॉरी 4x का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये वैल्यू क्या है, तो अच्छा यहाँ पे देखिए समझो, विनर फिर वो जीता कितना से, वो डिफेटेड हिज कैंडिडेट बाय 1100 वोट, और 1100 वोट से विनर उसको हरा दिया। तो 48x में से 44x माइनस करेंगे तो 4x होगा, यही वैल्यू कितना है 1100 है। कोई दिक्कत, 1100 है। तो हमसे पूछा कि द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन वाज, अब इलेक्शन में टोटल वोटर था कितना, तो टोटल वोटर तो 100x था, नहीं गया देने अलग बात है, लेकिन था तो 100x। तो हमको निकालना क्या है, हम यहाँ से अगर 4x वैल्यू इतना है तो हम अगर 100x का वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो मेरा आंसर आ जाएगा। 100x का वैल्यू कितना निकलेगा 1100 गुने 100x डिवाइडेड बाई कितना 4x, x से x कैंसिल, 4 से 25 कैंसिल, ठीक है, यानी कि 1100 को 25 से इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 25 से 11 कितना होगा, यानी आप 25 को 11 से कर दीजिए, तो 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, यानी कि 5 7 2 ये होगा ही, बाकी डबल जीरो लग जाएगा, 27,500 निकला, ये 27,500 क्या निकला टोटल वोटर निकला, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, बार बार हम बता रहे हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज का ही खेला है, विनर के इंफॉर्मेशन अलग अलग लैंग्वेज में दिया रहता है। यहाँ पे यही दिया है कि 48 विनर जो ऑब्टेन किया वो क्या क्या 48% ऑफ द टोटल वोट का, तो इसीलिए टोटल वोट कितना 100x है, इसका 48% हुआ। अगर यहाँ पे
लिखा रहता है कि 48% ऑफ द वोट जितना कास्ट हुआ है, वोटिंग हुआ है उसका, तो एक बात बताइए कि अगर 48% इसका लिखता तो इसका 48% ये होता तो इसका 52% ये होता। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर 52% अगर ये इसका हो जाता तो फिर हारता कैसे? ये तो लूजर है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन 48% इसका होगा, ठीक है ना। तो बाकी की 92 में से 48 माइनस करें तो 44 होगा इसका। अब दिख रहा है कि ये लूजर है, ये विनर है। तब हम 4x का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1100। तो 100x का वैल्यू निकालना है, क्यों? क्योंकि वोटिंग में तो 100x था, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 27,500। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाएंगे, इस पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन क्या है कि इन इलेक्शन दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया, 20% वोट आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब एक बात बताइए कि 20% इनवैलिड ही हो गया एंड द विनर वोट इतना है, तो हम क्या मानेंगे कि टोटल वोट कितना है? 100x टोटल वोटर लिस्ट में नाम है। और यहाँ पे जब ये नहीं चर्चा है ना कि कितना वोट कास्ट हुआ, कितना नहीं हुआ, तो आप मान के चलिए कि 100 का 100% वोट कास्ट हुआ है, जब तक कि इंफॉर्मेशन में ना दिया हो। तो हम ये भी मान लेते हैं कि, ठीक है ना, तो हम ये भी मान लेते हैं कि टोटल वोटर लिस्ट में यही नाम था और इतना कास्ट भी यही हुआ, टोटल वोटर लिस्ट है, ठीक है ना। वोटर लिस्ट में 100x है, लेकिन 20% वोट जितना पड़ा था वो इनवैलिड हो गया। तो इनवैलिड कितना हो गया? इनवैलिड हो गया 20x हो गया, तो वैलिड कितना होगा? 80x होगा। अब इसी 80x में से एक विनर होगा, एक लूजर होगा, विनर होगा, लूजर होगा। अब विनर का इंफॉर्मेशन को पढ़िए, दिया है कि इनवैलिड एंड द विनर गोट 70% ऑफ वैलिड वोट। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 70% ऑफ वैलिड वोट। अगर यहाँ पे ये बोलता है कि 70% ऑफ टोटल वोट्स, तब हम निकालते इसका। लेकिन बोला कि 70% ऑफ द वैलिड वोट है। इस क्वेश्चन में क्या था, यही हम समझाना चाह रहे थे। यहाँ पे लिखा कि 40% ऑफ द टोटल वोट, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कि 70% ऑफ द वैलिड वोट। तो जब वैलिड वोट बोलेगा तो हम इसका निकालेंगे क्योंकि ये वैलिड है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि बोला था कि 48% टोटल वोट, इसीलिए हम इसका 48% निकाले थे। अब हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। तो जब 70% ऑफ वैलिड वोट निकाला लिया है विनर, तो कितना वैलिड वोट कितना है? 80 है। तो 80 का 70% कितना होगा? 80 का 70% अगर निकालेंगे कितना निकलेगा? 56x होगा। तो विनर को कितना मिला? 56x मिला। ये 56x है, 56x है। तो लूजर को कितना मिलेगा? तो 80 में से 56 माइनस कर देंगे तो 34x मिलेगा। कोई दिक्कत? विनर को कितना मिलेगा? 34x मिलेगा। ठीक है, 5 3 8, गलती हुआ, 24 होगा, 24x मिलेगा। अब जीत और हार का फैसला इसी वोट से होगा, यानी 56x और 24x के डिफरेंस में होगा। बोला क्या कि वो विन क्या है? 9600 से, यानी कि 9600 वोट से वो जीता है। तो इसका मतलब हुआ कि 50 इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, और इसका डिफरेंस कितना निकलेगा? 6 में से 4 गया तो 2, और 5 में से 2 गया 3, यानी 32x। 32x का ही वैल्यू 9600 होगा, ठीक ना। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 9600 डिवाइडेड बाय 32। तो 32 दिया 96, 3 दिया 9, यानी कि एक मिनट यानी कि 300 निकलेगा। x का वैल्यू कितना निकला? 300। तो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, यानी कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर। x का वैल्यू निकला इतना, कितना? 300। तो अब हमसे पूछा कि वोटिंग लिस्ट में कितना है, तो वोटिंग लिस्ट में 100x है, ठीक है ना। तो 100x का वैल्यू निकालेंगे। 100x का वैल्यू कितना निकलेगा? 300 इंटू 100 निकलेगा, नहीं कितना निकलेगा? 30,000 निकलेगा, ठीक है। हमसे पूछा है कि वैलिड वोट कितना है, तो वैलिड वोट में ये निकालेंगे, 80x का वैल्यू निकालेंगे। तो 80x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 80 इंटू 300 निकलेगा, यानी कितना? 2400 निकलेगा, ठीक है। तो 30,000 था और टोटल 24,000 वैलिड वोट था, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन को सजग होके पढ़िएगा कि विनर कितना वोट लिया है। यहीं पे गेम चेंजर है क्वेश्चन में कि विनर लिया कितना, तो 70% ऑफ वैलिड वोट, तो हम इसका 70% निकालेंगे। अगर पूछता कि विनर वोट 70% ऑफ द टोटल वोट, तो हम निकालते इसका। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन उसी बेस पे है और इसको भी बनाते हैं। क्या है, इन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। अब यहाँ पर देखिए टोटल हम मान लेते हैं कि 100x टोटल है, 100x टोटल वोटर है, टोटल वोटर्स हैं, ठीक है। 20% कास्ट ही नहीं, मतलब वोट दिया ही नहीं है, तो हम लिखेंगे कि नोट कास्ट कितना 20x। तो कास्टिंग कितना हुआ है, कास्टिंग जो हुआ है वो 80x निकला, ठीक है ना। अब बोला कि 12.5% जो है वोट वे डिक्लेयर इनवैलिड। अब इनवैलिड हुआ तो इनवैलिड कितना हुआ, इनवैलिड हुआ 12.5%। तो 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। यानी कि जितना वोट पड़ा है उसका 1/8 इनवैलिड हुआ है, न कि टोटल वोटर लिस्ट का। तो 80x टोटल वोटर मतलब वोट कास्ट हुआ है उसका 1/8 इनवैलिड हो गया। तो 80x का 1/8 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यानी कि 80 का 1/8 अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 10x निकलेगा। इसका मतलब कि 10x जो था, ठीक है ना, 10x जो था वो क्या हुआ, इनवैलिड हुआ, इनवैलिड हुआ। तो बचा कितना, 70x बचा, और 70x क्या है, वैलिड वोट है। तो जीत और हार का फैसला 70x पे आप होगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हर इंफॉर्मेशन दिया है कि टोटल वोटर्स इतना है, वोट नहीं किया है कितना, इनवैलिड है कितना, वैलिड है, वोटर्स कितना लिया है, मतलब विनर कितना लिया है। अब विनर के बारे में क्या बताया कि विनर वोट 60% ऑफ वैलिड वोट, यानी कि विनर 60% ऑफ वैलिड वोट लिया है। तो वैलिड वोट कितना था, 70x था। इसी का दो पार्ट में बटेगा वोट, कितना, एक विनर लेगा एक लूजर लेगा, एक विनर लेगा एक लूजर लेगा। तो विनर कितना लिया 60%, तो 60% किसका, 70x का 60%, ठीक है। तो कितना निकलेगा 42x निकलेगा, तो इसका निकला 42x। लूजर कितना निकलेगा लेगा, तो 70x का, 70x का कितना 40% लेगा, यानी कि 28x लेगा, यहाँ पर 28x होगा। जीत और हार का फैसला इसी दोनों वोट से हुआ है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, यानी कि 42 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना 14x का होगा। और यही 14x जो दिया होगा क्वेश्चन में कि वो 5600 से वोट से जीता है, तो दैट इज इक्वल टू 5600। एक्स का निकाल लेंगे, एक्स का कितना निकलेगा 5600 डिवाइडेड बाय कितना 14, यानी कि 14 चौक 56, यानी एक्स निकला 400। तो एक्स अगर 400 निकला, अगर हमसे आप जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट, अब वोटर लिस्ट में कितना नंबर है, तो वोटर लिस्ट में तो 100x है, ठीक है ना। वोटर लिस्ट में क्या है 100x है, तो 100x है तो कितना 100x का वैल्यू कितना निकलेगा, एक मिनट, 100x निकलेगा तो 100x का वैल्यू कितना निकलेगा 100x, यहाँ से लिखेंगे 100x, तो 100x का वैल्यू कितना निकलेगा 100 इंटू 400, यानी कितना 40,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता है 40,000 सी हो जाएगा। देखिए हमसे पूछा कि फाइंड द वोट गोट बाय द विनर, विनर कितना लिया, तो विनर 42x निकला, तो हम 42 इंटू 4 कर देते। अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं इसका मतलब कंप्लीट इलेक्शन टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि इसमें हर इंफॉर्मेशन दिया है कि टोटल वोटर लिस्ट में कितना कैंडिडेट होगा, वैलिड कितना होगा, वोट कितना हुआ, मतलब कास्टिंग मतलब वोट कितना कास्टिंग हुआ है, नोट कास्ट कितना हुआ है, हर एक इंफॉर्मेशन दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या दिया है कि द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। एक बात बताइए, शुगर का प्राइस 20% से बढ़ गया, तो हम ले लेते हैं क्या प्राइस जो है, प्राइस पहले कितना था 100 था, तो अभी हो गया 120 हो गया, कॉमन सी बात है। हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। एक बात बताइए, यहाँ पे दो तरीका से क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे बनाइएगा। हम एक तरीका तो ये अपना सकते हैं कि 100 रुपया था 120 रुपया हो गया आप चीनी, तो कोई मतलब जो कंज्यूमर है अगर चाहता है कि अपना एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाएं, तो ये सोचेगा कि 120 रुपया में से ही हमको कटौती करना पड़ेगा। मतलब सोचे कि 1 रुपया चीनी था, ठीक है ना, और उसका खपत कभी कम होने वाला नहीं है। वो 100 रुपया था फिर भी मतलब 1 केजी चीनी खरीदता था, अगर मतलब 120 रुपया पर केजी हुआ फिर वो उसको खपत 1 केजी ही है। अगर इस हिसाब से सोचें क्वेश्चन को, तो आप ये बोलेगा कि पहले एक कंज्यूमर 100 रुपया खर्चा करता था, अब 120 रुपया उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब वो चाहता है कि पैसा खर्चा हो नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज बोल रहा है।
तो जो 120 रुपया खर्चा होता था, हमको इसमें से 20 रुपया कम खर्चा करना पड़ेगा, तभी हम पहले के जैसा खर्चा पे ले आएँगे। तो अगर 120 रुपया में 20 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो 1 रुपया में कितना खर्चा करना पड़ेगा? 20/120 करना पड़ेगा। हमसे परसेंटेज पूछा था कि कितना परसेंट खर्चा करना पड़ेगा, तो 20/120 इंटू 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20/120 यानी कि 100/6 यानी कि 50/1/3% इसका आंसर, सॉरी 16/1/3 होगा, 16/2/3% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन का, तो हम यही स्लाइड में ले लेते हैं। क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि प्राइस बढ़ गया है 20% से, तो हम निकाल लेंगे, यानी कि प्राइस लिख देंगे। प्राइस पहले 100 था, यानी यहाँ पर लिखते हैं कि पहले प्राइस 100 था, अब प्राइस हो गया 120 रुपया। किसी का भी खर्चा कैसे निकलता है, हमको एक्सपेंडिचर निकालना है। हमको ये निकालना है कि हम चीनी पे कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, तो हमको दो चीज पता होना चाहिए कि चीनी का प्राइस कितना है और चीनी का हम कितना क्वांटिटी यूज करते हैं। अगर ये दोनों पता है तो हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि चीनी का प्राइस 5 रुपये पर केजी है और हम दो मतलब केजी यूज करते हैं, तो हम पता कर लेंगे कि 10 रुपये मेरा खर्चा है। तो हमको एक्सपेंडिचर अगर निकालना है, ठीक है ना, कि एक्सपेंडिचर निकालना है, तो हमको क्वांटिटी पता होना चाहिए कि क्वांटिटी कितना है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी पता है ही नहीं, लेकिन ये बोला है कि एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज मतलब इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये भी मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि सपोज कीजिए उसका एक्सपेंडिचर 100 ही था। ठीक है, और अभी भी उसका एक्सपेंडिचर कितना ही होगा, 100 ही होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज होने वाला नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, तब वो क्वांटिटी को कम करेगा, यानी कि कंजम्पशन जो है ऑफ क्वांटिटी कम करना पड़ेगा उसको। तो पहले अगर 100 रुपया खर्चा करता था और 100 रुपया ही चीनी था, तो वो 1 केजी चीनी खरीदता होगा। ठीक है ना, अगर अब 100 रुपया खर्चा कर रहा है, 120 रुपया उसको मतलब प्राइस है। ठीक है, तो अब चीनी कितना वो खर्चा करेगा, 100 मतलब 100/120 करेगा, यही तो करेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हमको क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि हम एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे कि रेट से यानी कि प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तब मेरा क्वांटिटी निकलेगा। यहीं पे हमको क्वांटिटी निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, जो मेरा एक्सपेंडिचर है यानी कि 100 रुपया, इसको हम प्राइस यानी कि 5 से डिवाइड करते हैं, तो मेरा क्वांटिटी निकलेगा। क्वांटिटी इसका 100/120 निकला। तो पहले का क्वांटिटी 1 था, अभी का क्वांटिटी 100/120 हुआ। अगर इस पार्ट को हम ले लें यहाँ पे, यानी कि पहले 1 था, अभी 100/120 हुआ। हम अगर रेशियो के थ्रू जाएंगे तो हम बोलेंगे कि 120 और अनुपात 100 का रेशियो होगा, यानी पहले खर्चा 120 का था, अभी खर्चा 100 का होगा। तो डिक्रीज कितना किया, 20 से किया, कितना पे किया, तो 120 पे किया। 100% पे निकाल देंगे या वैल्यू, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिखते हैं, स्क्रीन पर लिखिएगा 16.2/3% आ जाएगा। एक तरीका ये भी है। ठीक है, तो दोनों तरीके फाइनली आप यही कर रहे हैं क्या कि 120 और 100 को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्राइस को ही हम क्यों नहीं कंसीडर कर लें कि प्राइस 120 रुपया हो गया। अगर हमको पहले जैसा खर्चा करना है तो 120 रुपया में से 20 रुपया हमको कम करना पड़ेगा। 100 में कितना, एक में कितना है तो बटा 120, तो 100 में कितना इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या नहीं तो बीच में आप कंजम्पशन का वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम इसी मेथड से बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे बना लीजिएगा। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%। मतलब सोचिए कि पहले 100 था, पहले कितना था, 100 था, अब हो गया 80। सेम उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज है। हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल बी सेम। अब यहाँ पे उल्टा है, पहले क्या था, कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ता, अब प्राइस क्या हुआ, कम हुआ है। ठीक है, तो अपना कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। तो अभी का वैल्यू कितना है, 80 है। हमको 80 अभी खर्चा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरा पहले जैसा खर्चा हो, तो 80 में हम 20 रुपया बढ़ाएंगे, तब मेरा पहले जैसा खर्चा होगा। एक में कितना होगा, 20/80। 100 में कितना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे। तो 20 चौके 180 यानी कि 4×25 100 यानी कि 25% इसका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा मेथड से देखें तो प्राइस पहले क्या था, मतलब पहले कितना था, प्राइस 100 था, अभी कितना प्राइस हो गया, 80 हो गया। हम चाहते हैं कि मेरा एक्सपेंडिचर पहले 100 था, अभी भी 100 ही रहे। तो क्वांटिटी ये कितना निकलेगा, ये 100 ही निकलेगा। ये कितना निकलेगा,
100/80 निकलेगा, ठीक ना। कैसे? तो प्राइस बटा क्वांटिटी निकलेगा। ये कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन, ठीक है ना। तो पहले का कंजम्पशन 100 था, अभी का कंजम्पशन कितना है? 100/120 है। हम रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 120/100 निकालेंगे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 80 होगा ना, यहाँ पे 80 होगा, ठीक है। तो 80 ही लिखे थे, यानी कि 100 और अभी का कितना? 100/80। रेशियो कितना निकलेगा? 80 और 100 का निकलेगा, ठीक है। तो रेशियो कितना, मतलब रेशियो 80 और 100 का रेशियो निकला। हम चाहते हैं कि पहले जैसा हो, तो अभी एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज करना पड़ेगा? अभी 80 है, 100 करना है, तो 20 से हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना पे? 80 पे। तो 100 पे कितना कैंसिल कर देंगे? 4 से 25 ऐसा आंसर आ जाएगा, फिर भी 25 से परसेंट आ जाएगा। तो जो मेथड से बनाइए बन जाएगा। If length of the rectangle is increased by 50%, then how much percentage should breadth be reduced to keep the area same? मतलब एरिया बी द सेम। यहाँ पे एक्चुअल यूज है पहले जैसे मतलब मेरे क्वेश्चन का। अब समझिए, यहाँ पे लेंथ की बात किया, तो पहले लेंथ कितना था? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50%। पहले लेंथ मान लीजिए कि 100 था, तो अभी कितना हो गया? 150 हो गया। एक तरीका ये है, ये लेंथ है। अब ब्रेथ हमको नहीं पता। देखिए, हमको पता है कि एरिया जो है उसका सेम होना चाहिए। तो एरिया मान लेते हैं कि पहले भी इतना 100 था, अभी भी एरिया उसको 100 ही रखना है। तो एक बात बताइए कि एरिया 100 है, लेंथ 100 है, तो ब्रेथ कितना? एक ही होगा। अब एरिया अभी भी 100 है, उसका ब्रेथ 150 है, सॉरी लेंथ 150 है, तो ब्रेथ कितना होगा? तो हम बोलेंगे कि एल इंटू बी बराबर क्या होता है? एरिया होता है। तो एरिया कितना है? 100 ही है। एल कितना है? 150 है। तो बी कितना निकलेगा? बी निकलेगा 100/150 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकलेगा? 100/150 निकलेगा, 150 निकलेगा। कोई दिक्कत? तो बोल ये रहा है कि ब्रेथ बाय द, आपको जो लिखेंगे आपको दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से समझा रहे थे क्वेश्चन को, जो आपको नहीं दिख रहा था, ठीक है। हम ये समझा रहे थे कि ब्रेथ कितना होगा। तो ब्रेथ पहले यहाँ पे हम बताए थे कि अगर एरिया को हमको अनचेंज रखना है, तो एरिया मान लेते हैं कि 100 पहले था, अभी भी 100 ही होगा। ये डाटा माना हुआ है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये माना गया डाटा है, ठीक है ना। हमको एरिया को चेंज नहीं करना है, तो पहले भी एरिया 100 मान ले हैं, अभी भी 100 ही होगा। तो ये निकलेगा क्या कि अगर लेंथ 100 है, ठीक है, और एरिया आप 100 मान लिए हैं, तो ब्रेथ कितना? 1 यूनिट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेथ 150 थी, सॉरी लेंथ 150 है, और ये 100 ही होगा, तो फिर ब्रेथ कितना होगा? तो L इंटू बी इक्वल टू एरिया होता है। एरिया 100 दिया है, लेंथ 150 है, तो ब्रेथ कितना होगा? 100/150 होगा। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि ब्रेथ को अगर हम कंसिडर करें कि ब्रेथ पहले 101 था, अभी कितना ब्रेथ हो गया? अभी ब्रेथ हो गया 100/150 हो गया, ठीक है। हम अगर रेशियो निकालते हैं पहले अभी का, तो ये कितना निकलेगा? ये 150 निकलेगा, ये कितना निकलेगा? 100 निकला, ठीक है। तो कितना से डिक्रीज, मतलब ब्रेथ को कितना से डिक्रीज करना पड़ेगा? तो ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा 50 से। कितना परसेंट? तो 100 ऊपर करेंगे और 150 नीचे करेंगे, यही आंसर निकलेगा। तो 50 दिया, 150 निकला, यानी कि 100/3, यानी कि 33.1/3% से ब्रेथ को हमको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो 33.3/3। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये भी आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 2 डायमेंशन में हम आप बता रहे हैं आपको, जहाँ पे 2 वेरिएबल हो और इस तरीका का क्वेश्चन हो कि कोई एरिया में चेंजिंग नहीं है या एक्सपेंडिचर में चेंजिंग नहीं है, तो आप नॉर्मल तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए हम बार बार असिस्ट नहीं करते हैं आपको उसको फॉलो करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में बना सकते हैं कि उसमें ब्रेथ मतलब एरिया चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। तो हम कर सकते हैं कि 50% इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि 100 था वो 150 हो जाएगा। पहले जैसा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 150 से 50 डिक्रीज करना पड़ेगा, तो एक में कितना? 150, 100 में कितना? तो आ जाएगा डायरेक्ट 33/1/3। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा लागू नहीं होगा इस मेथड पे, ठीक है। कब नहीं होगा तो शायद हम नेक्स्ट स्लाइड में ही देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा क्या है क्वेश्चन। चलिए अब शायद स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा वाईफाई का इशू हो गया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। अब शायद स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है
कि द प्राइस ऑफ द डीजल इंक्रीज बाय 26%, यानी कि प्राइस 26% से बढ़ गया। तो एक काम यहाँ पे हम कर लेते हैं, थोड़ा दिक्कत तो नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे। हम परसेंटेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 26% का वैल्यू क्या होता है, 26/100 होता है, यानी कि 13/50 होता है। ठीक है ना, हम ये मान लिए, मान क्या लिए, कैलकुलेशन कर लिए। तो हम ये बोलेंगे कि अगर पहले 50 था, ठीक है ना, अभी कितना हो गया, 63 हो जाएगा। तो प्राइस यही होगा, प्राइस मान लीजिए कि पहले 50 था तो अभी 13 से इंक्रीज हो गया, तो अभी कितना होगा, 63 हो जाएगा ये प्राइस। कोई दिक्कत। अब बोला है कि अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15% ओनली। अब उसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर 15% से इंक्रीज कर रहा है। अगर ये रहता कि कोई चेंज नहीं होता तो हम 100 मानते हैं, यहाँ भी 100 मानते हैं, लेकिन बोला कि 15% से एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर पहले 100 था तो अभी कितना होगा, 115 होगा। कोई दिक्कत। तो अगर उसका एक्सपेंडिचर ये है तो कंजम्पशन कितना होगा, बाय व्हाट परसेंट करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस बोला है, शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना होगा इसका, अगर 50 रुपया प्राइस था, 100 रुपया खर्चा कर रहा, मतलब 50 इसका प्राइस था, 100 रुपया खर्चा कर रहा है, तो कंजम्पशन कितना, 2 यूनिट करता होगा, या पर लीटर होगा तो 2 लीटर करता होगा। यहाँ पे खर्चा कितना करता होगा, तो 115/63 करता होगा, 63 करता होगा, यही खर्चा करता होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम कैलकुलेट करके यहाँ पे ले आएंगे कि पहले 2 रुपया खर्चा करता था, अब 115/63 कर रहा है। इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 126 बटा कितना, 126 और 115 का निकलेगा। तो दिक्कत। तो अब हमको यहाँ से पता चल गया कि कंजम्पशन उसका डिक्रीज कर रहा है, पहले 126 कर रहा था, अब 115 कर रहा है। तो कितना कम कर रहा है, तो 21 कम कर रहा है। कितना में कर रहा है, तो 126 में कर रहा है। 100% वैल्यू निकालेंगे, 100 से निकल जाएगा, यानी 121/126 और इंटू 100 निकल जाएगा ना, तो 121 होगा ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे 21 में होगा, यहाँ पे 126 में से 115 करें तो 11 ही होगा। 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 126 होगा। ठीक है, ये कर लीजिए कैलकुलेशन। अगर हम कैलकुलेटर से करें 1100/126, तो 126 सत्ते कितना होगा, 700, 20 सत्ते 140, 700। अगर 126 को आप करिएगा, 126 को 7 से करके देखते हैं, तो 7 चेक 42 का 2, 4 7 14 4 1 7 7 1 8 800 समथिंग होता है, तो 7 से ज्यादा होगा थोड़ा, 7 से ज्यादा 8 दिख रहा है, इसका मतलब 8.7 समथिंग हो सकता है, क्योंकि बोला ही अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए, तो 8.7 आप कंसिडर कर सकते हैं। 7 से बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 126 यहाँ पे 1100 के आसपास जाना है, तो 8 से आराम से जा सकता है, ठीक है, 9 से नहीं जाएगा, तो 8.7 इसका आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत। तो यहाँ पे समझे हम क्या किए, यहाँ पे यही किए कि इस लाइन को पढ़िए कि पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ओनली बाय 50%, यानी पहले कंजम्पशन कितना था, 100 माने थे, तो अब 115 करना है, तो सॉरी एक्सपेंडिचर 100, तो अब 115, तो कंजम्पशन कितना होगा, 2 होगा, इसका 115/23 होगा। कैसे निकलेगा, तो प्राइस पर क्वांटिटी को हम निकालते हैं, तो मेरा सॉरी एक्सपेंडिचर बाय प्राइस को निकालते हैं, तो मेरा क्वांटिटी निकल जाता है, और इस तरीका से निकालिए, यहाँ पे रेशियो निकालिए, तरीका आ गया। तो यही तरीका बताने के लिए हम आपको इतना बता रहे थे। आप नॉर्मल क्वेश्चन को तो सीधा परसेंटेज से बना सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को परसेंटेज से नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर इसको बनाना ही होता तो कैसे बनाते हैं, देखेंगे बाद में कभी, फिर क्वेश्चन आएगा तो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्योंकि हमको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब दिया है कि बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 40%। अब यहाँ पे बेस कितना दिया है ट्रायंगल का, बेस बोला है कि इंक्रीज बाय 40%, मतलब 100 था तो अब कितना होगा, 140 हो गया। मतलब ब्रेस बाय व्हाट परसेंट 2 डेसिमल प्लेस शुड हिज हाइट बी इंक्रीज है। अब हाइट का बोला है, ठीक है ना, हाइट उसका इंक्रीज करना है, कितना से करना है कुछ नहीं पता है, लेकिन बोला है कि उसका एरिया जो है, सो दैट एरिया इंक्रीज बाय 60%, यानी एरिया जो है उसका इंक्रीज हो जाना चाहिए, कितना से, 60% से। मतलब अगर ये 100 है
तो ये 160 हो जाना चाहिए उसका एरिया, ठीक है ना। एरिया क्या होगा, 100 से 160 हो जाना चाहिए। तो अगर एक बात बताइए कि 100 बेस है और एरिया उसका 100 ही है, तो क्या होता है, ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का अच्छा हाफ यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों में है, तो आप नहीं भी मानिएगा चल जाएगा। यानी कि आप ये मानना चाहते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, यहाँ भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो 1/2 तो कॉमन ही है, तो 1/2 इफेक्ट नहीं डालेगा, डालेगा क्या, बेस इंटू हाइट को ही। तो हम यहाँ पे बेस इंटू हाइट ही फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हाफ दोनों में है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो एरिया हाइट यहाँ पे कितना पड़ेगा, 1 यूनिट पड़ेगा हाइट, ठीक है। अच्छा आप लगाना चाहते हो तो लगाइए, हाइट कितना है, ये बराबर क्या होगा एरिया, तो एरिया कितना 100 निकला। अब 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है 100, हाइट कितना है नहीं पता, बराबर कितना 100 हुआ, तो ये कितना 50 हुआ, तो h कितना निकला 2 निकला, तो यहाँ पे h कितना निकला 2 निकला। कोई दिक्कत, यहाँ पे h कितना निकलेगा, बेस दिया है तो 1/2 इंटू बेस कितना 140, ठीक है, इंटू हाइट बराबर कितना 160 होगा, तो हाइट कितना ये कैंसिल हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, हाइट कितना निकला 160/70 निकला। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यानी कि 16/7 लिख लेंगे, 16/7 लिख लेंगे। तो हाइट 2 था, अब 16/7 हो गया, तो 2 था और 16/7 हो गया, इसका मतलब रेशियो क्या इफेक्ट डाल रहा है, रेशियो 14 और 16 का इफेक्ट डालेगा, यानी कि 2 से बढ़ा है कितना पे 14 पे, तो 100 पे कितना, तो ये, तो यानी कि 1/7 इंटू कितना 100 होगा, यानी कि 14.2/7% इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े 13 नंबर देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि the price of sugar increased by 20%, how much should consumption be decreased so that expenditure increased by only 5%। सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा 100 मान लीजिएगा 120 हो जाएगा, एक्सपेंडिचर को 100 और 105 कर लीजिएगा, बीच में कंजम्पशन निकाल लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ट्राई सेल्फ, ठीक है ना, ट्राई कीजिएगा इसको। The price of sugar reduced by 20%, the now person by only 5 kg more sugar for ₹36। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई लिख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन ये क्या है, हम एक बात बताना चाहते हैं, कुछ बात याद रखें, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब डाटा चेंज करके, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। समझना ये है कि किसी भी चीज का हमको रेट निकालना है, रेट निकालना होता है तो हम बोलते हैं क्या, ठीक है ना, और अच्छा रेट अगर निकालना है तो हम बोलते हैं कि उसका रुपीज बाय क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा रेट निकल जाता है। किसी भी चीज का रेट निकालना है, अगर मान लीजिए 50 रुपया में 2 kg चीनी देता है तो हम बोलेंगे 50 को 2 से डिवाइड कर दो तो 25 रुपया पर केजी रेट निकल जाएगा, ठीक है। 200 रुपया मान लीजिए तेल है और आधा किलो मिलता है तो 200 को आधा से डिवाइड कर देंगे तो 400 आ जाएगा, इसका मतलब 400 रुपया पर लीटर तेल है। तो रुपीज बाय क्वांटिटी अगर हम कर देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। तो अब यहाँ पे बताया क्वेश्चन क्या कि द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस बाय 20%, यानी कि चीनी का दाम 20% से घट गया। अब एक पर्सन जो है 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाता है 36 रुपया में, 500 ग्राम बोले या फिर केजी बोले तो हाफ केजी के बराबर हुआ ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हाफ केजी ही ले, मान लें हाफ केजी में ले लेते हैं, ठीक है, या 500 ग्राम ही ले लीजिएगा। मूड शुगर फॉर ₹36, मतलब 36 रुपया खर्चा करता है तो उसको 500 ग्राम ज्यादा मिलता है चीनी, ठीक है ना। क्यों चीनी ज्यादा मिलने लगा, क्योंकि प्राइस उसका 20% से घट गया है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर इन किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम में पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था इसका। तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, न्यू प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, हमेशा से ये यूज करेंगे कि न्यू प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है कि न्यू प्राइस इक्वल टू होता है प्राइस मतलब परसेंटेज इनटू क्वांटिटी होता है, लेकिन परसेंटेज होता है इनटू रेट होता है, ये फॉर्मूला है न्यू प्राइस निकालने का। तो परसेंटेज की जगह क्या रखेंगे, तो जो दिया हुआ है, अब दिया क्या था तो 20% से इंक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पे 20/100 लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 20/100 लिखेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 30, अब रेट लिखेंगे यहाँ पे, तो रेट की जगह क्या लिखेंगे, हम रुपीज बाय क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। रेट की जगह क्या लिखना है, रुपीज बाय क्वांटिटी। तो रुपीज कितना है यहाँ पे
₹36 है और क्वांटिटी कितना है 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को हम आधा केजी लिख सकते हैं, यानी कि 0.5 लिखेंगे क्योंकि किलोग्राम में हमको निकालना है। तो 500 ग्राम को हम कितना डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हम लिख सकते हैं 1/2 यानी कि 0.5 लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 0.5 लिखा। अगर वहां पे बोलता कि 10 किलो ज्यादा ले पाता तो यहाँ पे 36/10 लिखते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या निकलेगा 20×5 100 निकलेगा, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई कितना निकला 5 को 0.5 से डिवाइड गुना करेंगे तो मेरा कितना निकलेगा 2.5 निकलेगा, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई कितना 25 निकलेगा, 25 25 5 35 और 5 गुना 10 यानी कि 72/5 निकला। तो 72/5 निकला तो कितना निकला 14.4 निकला। तो 14.4 क्या निकला मेरा न्यू प्रेस निकला, ठीक है ना। 14.4 क्या निकला न्यू प्रेस। एक हमसे पूछा था ओरिजिनल प्रेस क्या निकालने, ओरिजिनल प्रेस क्या होगा, तो ये अगर न्यू प्रेस निकला 14.4 तो ये आफ्टर 20% रिडक्शन प्रेस है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 80% का वैल्यू क्या है 80% का वैल्यू 14.4 है, ठीक ना। हमसे पूछा कि 100% का वैल्यू क्या होगा, तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना निकलेगा 14.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना निकलेगा 80 निकलेगा। इसको हम यहाँ पे करते हैं 14.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 80, ठीक है। 0 से 0 यहाँ पे ले आएंगे, 0 कट जाएगा, 8 एकम 8 8 64 ₹18। तो ₹18 क्या निकलेगा इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ₹18 लगा। अगर न्यू प्रेस यहाँ पे पूछता कि न्यू प्रेस क्या होगा तो न्यू प्रेस 14.4 ही होगा। तो आपको याद इसमें कितना है क्या रखना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, रेट बाय रुपीज इंटू क्वांटिटी होता है, ये तो समझने वाले फॉर्मूला है। न्यू प्रेस हम ऐसे ही निकालते हैं, ये मेरा अपना ट्रिक है, इसे किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, आप इसको सर्च भी नहीं करना है, ये अप्लीकेबल है हर क्वेश्चन पर अप्लीकेबल है, इसलिए इसको आप याद ही रखिएगा। जब भी हमको न्यू प्रेस निकालना होता है, ठीक ना, कि आफ्टर इंक्रीज या डिक्रीज, तो हम यही करते हैं कि परसेंटेज को रेट से इंटू कर देते हैं। परसेंटेज कौन सा, तो जो गिवन परसेंटेज है। रेट क्या होगा, तो उसमें एक रुपया दिया रहेगा, एक क्वांटिटी दिया रहेगा, तो रुपया की जगह 36 लिखे, क्वांटिटी की जगह 0.5 kg लिखे। केजी क्यों लिखे, क्योंकि आंसर मेरा केजी में है, यहाँ पे 500 ग्राम है, तो इसलिए यहाँ पे 0.5 लिखे। तो जो भी वैल्यू मेरा आया 14.4, ये क्या निकला न्यू प्रेस निकला। आपसे पूछा था ओरिजिनल प्रेस क्या होगा, तो ये न्यू प्रेस अगर निकला तो क्या है 20% डिडक्ट होने के बाद का प्रेस है, यानी कि हम बोल देंगे कि 80% का वैल्यू 14.4 है, हमसे 100% का वैल्यू निकलेगा, तो 14.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा 80 होगा। इसी चीज को यहाँ पे कैलकुलेट किया तो 18 आया, 18 सिंबल का आंसर आएगा। होप अगर ये क्वेश्चन और हो तो समझ में आ जाता अच्छे से, नहीं दिया है तो इसको हम तो कभी प्रैक्टिस करिएगा आप अच्छे से। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, या हम कभी प्रॉफिट एंड लॉस में भी जब पढ़ेंगे ना तो इस सब टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट फेल इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम क्या कहता है कि मान लीजिए कि हमें लगभग 2 सर्कल से रिलेटेड होगा, ठीक है। मान लीजिए 2 सर्कल है, अगर ये इंग्लिश, मान लीजिए कि ये इंग्लिश वाला पोर्शन है और ये हिंदी वाला पोर्शन है, ठीक है। एक सर्वे किया गया, तो कुछ स्टूडेंट इंग्लिश बोलता है, कुछ स्टूडेंट हिंदी बोलता है, लेकिन ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना कि जो दोनों कॉमन लैंग्वेज बोलता होगा, तो कॉमन जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम बोलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ का। तो ये क्या है, ये ओनली है, यानी कि ओनली इंग्लिश है, ये ओनली हिंदी है। कभी कभी एग्जाम में पास फेल का दे देगा, तो हम बोलेंगे ये ओनली पास है, ये ओनली फेल है, ये पास एंड सॉरी ये क्या है, तो ये तो पास हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा, दोनों तो होगा नहीं, पास फेल तो होगा नहीं, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन या तो पास का होगा या फिर फेल का होगा, तो डायग्राम से पास का बनेगा या फिर फेल का बनेगा। जब आएगा क्वेश्चन तो हम देखेंगे यहाँ पे ये बोथ को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये ओनली को इंडिकेट करता है। ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट जो है वो ओनली है, ठीक है। ये पार्ट क्या है ओनली है, और ये पार्ट क्या है बोथ है, ठीक है। तो इस बेस पे क्या है क्वेश्चन कुछ बनता है। जैसे इसमें देखेंगे कि इन एग्जामिनेशन 35% ऑफ कैंडिडेट फेल इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में 35% जो है वो पास है कि फेल है, फेल है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये मैथ है, और ये क्या है, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है इंग्लिश है।
तो 35% मैथ में फेल है। तो मैथ का सर्कल क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ठीक है ना। और इंग्लिश का सर्कल क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंग्लिश का सर्कल है। तो 35 मैथ में फेल किया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिलहाल ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 35 को। और 25% इन इंग्लिश, इंग्लिश यानी कि तो ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है 25 को। देखिए बोला है कि 10% फेल इन बोथ। अच्छा, ये पूरा का पूरा क्या था, 35% क्या था, फेल ही था, समझिए ये क्या था, फेल का था। और 25% क्या है, फेल ही है, वो फेल का ही बताया कि फेल का है। और यानी कि तीनों डाटा फेल का ही है। तो ये जो डाटा निकलेगा ये बोथ फेल का निकला। तो बोथ जो फेल किया, मतलब दोनों सब्जेक्ट में जो फेल किया वो कितना है, 10 है। एक बात बताइए कि पूरा सर्कल अगर 35 का है, जिसमें ये वाला पार्ट 10 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 25 का होगा। पूरा सर्कल अगर 25 इंग्लिश है और 10 कॉमन है, ये वाला कितना होगा, 15 होगा। यही चीज समझना था इसमें, ठीक है, कि ये पोर्शन कॉमन है जो दोनों में। अब देखिए इस सर्कल को टोटल वैल्यू कितना होगा, 25 10 होगा 35, और इस सर्कल का टोटल वैल्यू कितना होगा, इस सर्कल का 15 + 10 25 हो जाएगा। तो अगर फेल होगा तो दोनों फेल का डाटा बनाना है, यानी यहाँ भी फेल रखना है, यहाँ अगर फेल क्वेश्चन में होता है तो ये भी फेल होगा, ये भी फेल होगा। ऐसा नहीं कि ये सर्कल फेल का बनेगा ये पास का बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी सर्कल बनेगा वो दोनों सेम का बनेगा, या तो पास का बनेगा या फेल का बनेगा, ठीक है। अब हमको बताइए कि टोटल फेल कितना हुआ। तो 25 बच्चा ऐसा था जो सिर्फ यहाँ पे फेल है, सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल है। 10 बच्चा यहाँ फेल है, 15 बच्चा यहाँ पे फेल है। तो टोटल फेल कितना निकला, तो 25 10 35 5 40 10 50, यानी कि 50 स्टूडेंट फेल निकल गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फेल्ड जो निकला, ठीक है ना, फेल कितना निकला, 25 + 10 और +15, यानी कितना निकला, 50 फेल हो गया। तो भाई मैंने 50% फेल हो गया, सब डाटा परसेंटेज में है। तो अगर 50% फेल हो गया, ठीक ना, तो पास कितना किया, 50% पास किया, 50%, ठीक ना। तो आपसे पूछा ही था कि भाई हाउ मच परसेंट बोथ क्या है, देन हाउ मच परसेंट पास इन द बोथ सब्जेक्ट। तो पास कितना, 50% किया, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर में क्या है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% कैन स्पीक ओनली इन इंग्लिश, यानी कि लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है, मान लीजिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है, दो ही सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन देगा आपको। अब क्या है कि 60 इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितना है, 60 है, टोटल कितना है, 60 है, ये बात ध्यान रखिएगा। बोला कि 40% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, तो 60 का 40% कितना निकलेगा, 24 निकला। तो 24 ओनली इंग्लिश करता है, तो इंग्लिश ये है, और यहाँ पे और कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश के साथ हिंदी है। अब बोला कि 24% ओनली, 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी मतलब क्या कि ये जो पोर्शन है ये निकलेगा, 24 निकलेगा ओनली हिंदी अगर है तो। और फिर 25% कैन ओनली इंग्लिश, तो 60 का 25%, तो 60 का 25% कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। तो 15 क्या निकला, यहाँ पे निकला ओनली इंग्लिश का निकला, 25% ओनली इंग्लिश। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, और बाकी यहाँ पे आ जाएगा। तो बताइए कितना कैंडिडेट है, 5 4 9 और 2 1 3 39 कैंडिडेट तो मेरा निकल गया। बचे कितना, 60 कैंडिडेट था, 39 यहाँ पे निकला, तो 39 से 40 और 21 60 निकलेगा। तो 21 स्टूडेंट जो निकलेगा वो यहाँ पे होगा। कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या था, ओनली हिंदी था, इसलिए हम ये वाला पार्ट पे लिखे थे। अब 60 कैंडिडेट था टोटल, यहाँ पे ये हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश, अब इंग्लिश कितना बोल रहा है ये हमको निकालना है। तो ओनली इंग्लिश 15 है, और दोनों जो बोल रहा है 21 वो ये है। तो टोटल इंग्लिश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी इंग्लिश का सर्कल में कितना आएगा, 15 और 21 आएगा। तो 15 21 कितना होगा, 36, और इस सवाल का आंसर होगा 36। आपसे पूछता कि हिंदी कितना है, तो हिंदी कितना होगा, 21 और +24 यानी कि 35 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन बनेगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे ओनली
लगा हुआ है या नहीं। जब ओनली लगा होगा तो ये वाला पार्ट क्या है, ओनली इंग्लिश है। बार बार हम बता रहे हैं, ये वाला पार्ट इंग्लिश है, ओनली इंग्लिश। और ये वाला पार्ट क्या है, ओनली हिंदी है। तो जब ओनली था तो यहाँ पे 24 थी, यहाँ पे 25 थी, मतलब 3 रीजन को आपको फिल करना है। वो डाटा पूरा का पूरा क्वेश्चन में दिया रहता है। कंफ्यूजन आप यहाँ पे होइएगा पास फेल में होइएगा, ठीक है, कि हम किस लैंग्वेज का मतलब बनाए, पास का बनाए या फेल का बनाए। लैंग्वेज में तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी है, तो वहाँ पे मराठी का तो बनाएगा नहीं, बनेगा डाटा, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा, ये सर्कल होते या तो हिंदी का, हिंदी इंग्लिश दोनों का बनेगा। देखिए पास फेल के कंडीशन में क्या हो जाता है कि हम पास का बनाए कि फेल का बनाए, यही कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, हमको जितना टाइप का हमको लगा हम इसमें कवर करने का कोशिश किए हैं, और आपको क्लियर हो ही जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। देयर इन अ क्लास 60 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट लाइक म्यूजिक, यानी कि अब म्यूजिक का बात किया, ठीक है। तो एक ग्राफ हम बना लेते हैं म्यूजिक का, और फिर दूसरा है डांसिंग का, यहाँ पे डांसिंग का बना रहे, नहीं ये ग्राफ म्यूजिक का है, ये ग्राफ डांसिंग का है। और क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है, 60 है, ये 60 का है टोटल स्टूडेंट है। तो इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 45 स्टूडेंट लाइक म्यूजिक, म्यूजिक 45 लाइक करता है, मतलब ये सर्कल 45 को इंडिकेट करता है। हम अभी नहीं लिख सकते कि बीच में कितना है, यहाँ पे कितना होगा नहीं पता, तो हम यहाँ पे 45 साइड में लिख लिया। और 50 स्टूडेंट लाइक डांसिंग, यानी कि ये सर्कल डांस को 55 मतलब 50 को इंडिकेट करता है। 5 स्टूडेंट लाइक नेदर। अब देखो 60 स्टूडेंट था, 5 को कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है ना, 5 को क्या है, कुछ भी पसंद नहीं है, यानी कि 60 स्टूडेंट था, 5 को कुछ भी पसंद नहीं है, तो 55 स्टूडेंट को ही हमको सर्कल में फिल करना है, जो म्यूजिक डांस और बोथ को पसंद करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 5 को कुछ नहीं पसंद है, तो म्यूजिक और डांस को पसंद करने वाला सिर्फ 55 होगा। उसी में से कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ डांस पसंद करेगा, कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ म्यूजिक पसंद करेगा, कुछ दोनों को पसंद करेगा। अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या, कि द रिमेनिंग ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांस इज क्या है, ये क्या है, ये डाटा क्या है, हमको पूछा है। तो ये डाटा दिया नहीं है, हमको ये भी नहीं पता कि 45 है, ये 50 से ये होगा कितना। रेंडमली आप ऑप्शन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट कहता है कि ये x होगा, हम यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, x मान लेंगे। अगर पूरा सर्कल 45 है, बीच वाला x है, तो ये कितना होगा, 45 माइनस x होगा। पूरा सर्कल अगर 50 है, तो ये x है, तो ये कितना होगा, 50 माइनस x होगा। अब इस तीनों रीजन को जोड़ेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी, तो कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए, क्योंकि लाइक करने वाला 55 ही था। यानी कि हम बोलेंगे कि 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू 55। एक्स से एक्स कट गया, 45 बचा, प्लस 50 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 55 निकला। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 55, यानी 45 प्लस 95 होगा, तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स बराबर 55 माइनस 95, एक्स माइनस में से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर कितना निकलेगा, 95 माइनस 55, यानी कितना निकला, 40 निकला। यानी कि एक्स जो निकला वो 40 निकला, ठीक है, कोई दिक्कत, एक्स 40 निकलेगा, तो ये वाला पोर्शन कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। अगर आपसे यहाँ पे यही पूछा कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांस, मतलब बीच वाला वैल्यू आपसे पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, 40 होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि म्यूजिक कितना पसंद करता है, तो म्यूजिक पसंद करने वाला एक्स और 50 माइनस एक्स दोनों नहीं पूछता, क्योंकि तो दिया ही है। म्यूजिक पसंद करने वाला 50 है, और डांस करने वाला, सॉरी, म्यूजिक पसंद करने वाला 45, डांस करने वाला 50, तो दिया हुआ तो पूछेगा नहीं। 8 नंबर देखते हैं, ठीक है। इन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ, समझिए पास फेल का सजग हो जाइए, यानी कि मैथ में पास हुआ, मैथ और एक और सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर मैथ लिख लेते हैं और इंग्लिश लिख लेते हैं, 2 सब्जेक्ट का डाटा दिया है। अब बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि इन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 67% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 53% पास इन इंग्लिश, यानी कि ये सर्कल 53% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 200 स्टूडेंट फेल इन बोथ। अब से ही बात समझिए कि
परसेंटेज पास का दिया है और डाटा फेल का दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, इफ 67% यहाँ पे है, ठीक है, और फेल 200 है ना, एक मिनट, 60%, हाँ समझिए, एक बात समझिए, 60% दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि टोटल 100% स्टूडेंट का हमको डाटा निकालना है। ये डाटा ये कह रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ, यानी कि मैथ में कितना पास हुआ है? 67% पास हुआ, और इन मैथ, एंड 53% इन इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश में कितना हुआ? इंग्लिश में 53 हुआ। ये इंग्लिश है, ये क्या है? मैथ है। एक बात बताइए कि अगर 100 कैंडिडेट है, 67 इसमें पास हो गया, 53 इसमें पास हो गया है, तो टोटल कैंडिडेट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 67 और 53 जोड़ेंगे तो 7 10 का शून्यात्मक 1, 5 10 से 11 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्या होगा? 120 हो जाएगा ना। फिफ्टी थ्री, एक मिनट इन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ, 67 हम ले लिए, 67% पास इन मैथ और 53% इसमें, 7 10 है ना, 23%। अच्छा, 25 दिया हुआ है ना, इजी तो था। देखिए, ध्यान से नहीं पढ़े थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कर रहा है कि इन एग्जामिनेशन, फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझिए। 67 को हम, सॉरी 68 नंबर, 80 नंबर क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन एग्जामिनेशन 18%, सॉरी 67% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ, यानी कि मैथ में, और एक सब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश है। यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे इंग्लिश है। तो 67% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ, यानी कि ये डाटा क्या है? 67 का है। और 53% पास इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में कितना? 53%। और 25% पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे 25% बोथ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 67 ये है, 25 ये होगा, तो ये डाटा कितना होगा? 42 होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल सर्कल 67 है, 25 में दिया हुआ है। अगर टोटल सर्कल 53 है, 25 ये आएगा, तो ये कितना होगा? 28 होगा। ये यहाँ से पता चला कि किसी न किसी सब्जेक्ट में पास करने वाला कैंडिडेट इतना है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो टोटल तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 42 इसमें पास है, 25 इसमें पास है, और 28 इसमें पास है। तो 8 5 13 13 8 21 का एक हाथ में 2, सॉरी 8 5 13 13 2 15 का 5 कैरी 1, 2 2 4 2 6 1 7, नहीं 4 2 6 2 8 1 9, ठीक ना। यानी कि 95% बच्चा जो है वो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है। तो 95% अगर पास हो गया किसी भी सब्जेक्ट में, नहीं चाहे वो दोनों में हो या सिंगल में हो, तो फेल कितना करेगा? 5% करेगा। तो 5% फेल करेगा। अब क्वेश्चन में यही डाटा दिया है कि 5% का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है? 200 दिया है। ये तो बोला कि 200 स्टूडेंट फेल इन बोथ, तो 5% का वैल्यू क्या है? 5% का वैल्यू क्या है? 200 है। ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली मैथ, तो 5% का वैल्यू 200 है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा? 200 बटा 5 इंटू 100 निकल जाएगा, 5 बीस 100, देखिए 4000 कैंडिडेट टोटल निकला। लेकिन 4000 कैंडिडेट तो नहीं है टोटल। देन हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली मैथ, मैथ में कितना? ठीक है ना, तो 4000, हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली मैथ। अच्छा,
ओनली मैथ बोला है, ठीक है ना। तो ओनली मैथ में क्या निकलेगा 4000 का, ठीक है ना। ओनली मैथ में तो 4000 का 42% अगर निकालते हैं तो आंसर आ जाना चाहिए 0 से 0, यानी कि 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1 1680। तो 1680 इसका ये आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है ना। यहाँ पे 25% ध्यान पे नहीं आ रहा था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाय हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर containing 50% alcohol so that quantity of the alcohol in mixture become the 12%। यानी हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर, यानी मिक्सचर कितना है 20 लीटर का है, उसमें कंटेनिंग 50% ऑफ द एल्कोहल, मतलब एल्कोहल कितना है, एल्कोहल कितना है 15% है। 15% का मतलब क्या हुआ कि 3/20 मान लेते हैं, 3/20, यानी कि अगर मिक्सचर 20 का है, ठीक है, तो एल्कोहल कितना है 3 का है, तो बाकी वाटर होगा, वाटर कितना का होगा 17 का होगा। अगर हम इसको सजाएंगे ऐसे तो एल्कोहल 3 का है, वाटर 17 का है, टोटल मिक्सचर 20 का है। ये एल्कोहल है, ये वाटर है, ये मिक्सचर है, वैसे तो लिख सकते हैं, ठीक है। 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग 20 लीटर 15% एल्कोहल so that quantity of the alcohol in the mixture become 12%। अब न्यू एल्कोहल का परसेंटेज बोल रहा है कि वो 12% का है, यानी कि 12% नया होना चाहिए। तो 12% का वैल्यू कितना होगा, 4 या 12 4 25 100, यानी कि मिक्सर अगर 25 का होगा तो एल्कोहल कितना होगा 3 का होगा, ये एल्कोहल 3 का होगा, वाटर कितना का होगा 22 का होगा। तो हम यहाँ पे यही चीज करेंगे कि मिक्सर को कर लेंगे 25, एल्कोहल को कर लेंगे हम 3, ठीक है, वाटर को कर लेंगे 22। तो दिक्कत 4 या 12 4 100 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 17 हो जाएगा, 3 17 में कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशो मेथड से अगर इसको बनाएंगे तो यही बनेगा। अब बोला है कि वाटर कितना ऐड हम किए हैं, पूछा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर कितना ऐड हुआ। अगर एक बात बताइए कि अगर वाटर ऐड करेंगे तो एल्कोहल की मात्रा सेम होना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो एल्कोहल में इसमें कोई चेंजिंग है भी नहीं, 3 था पहले, 3 अभी भी है, यही हमको करना ही था। अगर चेंज होता तो हम इसको इक्वल करते, चेंज नहीं हुआ है इसलिए ये दोनों इक्वल है। तो वाटर का क्वांटिटी 17 से क्या हो रहा है, 17 से 22 हो रहा है, तो यानी कि 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए 5 यूनिट का वैल्यू क्या, तो ओरिजिनल जो मिक्सचर था वो 20 लीटर का था, दिया हुआ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ओरिजिनल तो ये है, तो हम बोलेंगे कि 20 यूनिट का वैल्यू जो है वो क्या है 20 है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो 5 यूनिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो 5 का वैल्यू क्या होगा 5 ही होगा, यानी कि 5 लीटर हमको मिक्सचर ऐड करना है। ये आंसर आ जाएगा 5 का। अब एक तरीका और अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग 15% एल्कोहल। मतलब 20 लीटर का मिक्सचर था, इसमें एल्कोहल कितना है 15%, तो 20 का 15% कितना निकलेगा, 20 का 15% जो निकलेगा 3 निकलेगा, यानी एल्कोहल कितना है 3 है। तो भाई वाटर कितना होगा, वाटर निकलेगा 17। अब बोल ये रहा कि अब वाटर कितना ऐड करेंगे, तो वाटर 17 था पहले ही, हम मान लेते x ऐड करेंगे, ये वाटर का ये है, एल्कोहल तो कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, तो एल्कोहल कितना होगा 3 ही रहेगा। लेकिन अब जो एल्कोहल और वाटर का परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगा, अब एल्कोहल 12% हो जाएगा। 12% का मतलब क्या हुआ 4 या 12 4 25 3/25, मतलब मिक्सचर 30 होगा, ये एल्कोहल होगा, लेकिन वाटर जो निकलेगा वो वाटर निकलेगा 22। यहाँ पे ये समझना था। तो वाटर और एल्कोहल का रेशो जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ये 22 होगा, ये कितना होगा ये 3 होगा, ठीक है। अब सेम बात यहाँ भी वही चीज देखने को मिला, क्या मिला कि 3 का वैल्यू 3 है तो भाई 22 का वैल्यू 22 होना चाहिए, कैलकुलेशन यही होता है। तो ये 22 होना चाहिए, तो 22 होने के लिए क्या करना पड़ेगा 17 + x है, तो 17 + x = 22 होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 17 + x कितना निकला 22 हुआ, तो x क्या निकला 5 ही निकला, यहाँ भी 5 ही निकलेगा। इस क्वेश्चन में भी सेम था,
हम एल्कोहल की मात्रा को सेम किए, क्योंकि एल्कोहल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये बोलता है कि वाटर कितना ऐड करेंगे कि एल्कोहल पहले से दोगुना हो जाए, तब हम यहाँ पे क्या करते, इसको 2 से इंटू कर देते, दोगुना कर देते। तब हम सबको 2 से इंटू करते, 2 से इंटू करते, तब ये 6 बन जाता, ये 3 बनता, तो पहले के कंपेरिजन में ज्यादा हो जाता, दोनों दोगुना हो जाता। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला है, बोला क्या है कि पहले के कंपेरिजन में कम होना चाहिए, सॉरी सेम होना चाहिए। 20 है कि 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ द शुगर एंड वाटर कंटेन 76% वाटर। अब यहाँ पे परसेंटेज सेम बना लेते हैं। देखिए अगर वाटर कितना है, वाटर कितना है 76% वाटर। अच्छा 10 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द शुगर एंड वाटर, ठीक है ना, शुगर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और मिक्सचर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही बात है यहाँ पे, कोई दिक्कत। 10 लीटर था तो हम बोलेंगे बाद में कि 100 का पढ़ लियो, हम यहाँ परसेंटेज के डाटा को लिए, ठीक है, वही होगा। आफ्टर 5 days if the quantity of the water in the solution is 20%, 5 दिन बाद क्या हुआ, ठीक है ना, कि वाटर हो गया 20%। if the quantity of water in the solution 20%, मतलब अब ये 20% वाटर हो गया, तो ये कितना होगा 80% होगा, ठीक है। अब ये भी कितना होगा 100% तो होगा, ये परसेंटेज 100 होना ही चाहिए। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन, मतलब अब कितना सॉल्यूशन बचता है, मतलब तो शेष विलयन का परिणाम क्या होगा। आफ्टर 5 days वाटर इज कीप्ड इन द सन ऑफ द, सॉरी, 10 liter solution of sugar and water contains 76% water, okay, is kept in the sun for 5 days। अच्छा उसको धूप में रख दिया 5 दिन के लिए। आफ्टर 5 days, 5 दिन के बाद देखा गया कि उस सॉल्यूशन घट के, मतलब वाटर जो है 20% आ गया, जहां पे पहले कितना था, पहले 76% था, आउट ऑफ 20% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुगर में तो कुछ चेंजिंग नहीं आना चाहिए, ठीक ना, शुगर का क्वांटिटी तो सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे समझिए, शुगर सेम होना चाहिए, या तो रेशियो को अगर हम करें 24 80, रेशियो कितना निकलेगा 3 और 38 और 3, हम एक काम करते हैं कि रेशियो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। रेशियो को छोटा कर लेंगे तो क्या निकलेगा, 4 से कैंसिल कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर 80 बनाना हो 24 80 को, तो कैसे बनेगा, 24 या 72 टफ होगा, हम बना लेते हैं इजी करके। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 20। हम रेशियो का छोटा कर रहे हैं, फिर इसको 4 से करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 20 और 4 25, यहाँ भी 25 ही हुआ ना, 19 से 25 और 3 4 20 से 80, 20 से तो कट ही जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा ना, 20 1 20, 20 से 80, 20 पंचे 100, 1 4 5 निकलेगा। हमको वाटर क्या करना है, इक्वल करना है, सॉरी ये क्या है वाटर है, ये क्या है शुगर है, ये क्या है मिक्सचर है। तो हमको शुगर की क्वांटिटी को इक्वल करना है, क्योंकि शुगर में कोई चेंज नहीं होगा, वाटर घट सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 3 से इंटू करना पड़ेगा। अब समझिए, हम 5 दिन धूप में रखे तो वाटर का क्वांटिटी घट जाएगा, लेकिन शुगर का क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं आया, ठीक है। तो शुगर की क्वांटिटी को हमको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए इसको हम 2 से इंटू किए, इसको हम 3 से इंटू किए, इसको भी 2 से करेंगे तो ये कितना होगा 38 हो जाएगा, इसको 3 से किए तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 से, तो यानी कि 50 हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बात यही है। अब ये बोला कि 10 लीटर मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन शुगर है, यानी कि पहले जो था, ठीक है ना, पहले जो था वो क्या था, मिक्सचर कितना का था 10 लीटर का मिक्सचर पहले था, 10 लीटर का, तो मिक्सचर पहले का कितना था, यहाँ पे 50 आया, हम बोल देंगे कि 50 का वैल्यू क्या है 10 है, एक का वैल्यू क्या होगा 10/50 हो जाएगा। अब बोला कि रिमेनिंग में शुगर कितना होगा,
अगर आपसे ये पूछा है या वाटर कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, आपसे पूछा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर का पार्ट पूछा है। तो ए का वैल्यू 10/15 है, तो सॉल्यूशन अब कितना है, 15 है, 15 का वैल्यू कितना होगा, तो 10/50 इंटू 15 होगा। 5 10 50, 5 3 15, 10 से 10 कट जाएगा, 3 लीटर होगा। नहीं, अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो 3 लीटर का बनेगा। ठीक है, यही आज का क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन था आज। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप रिपीट कीजिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट हम फिर परसेंटेज का ही स्लाइड लेकर आएंगे, जिसमें हम 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। अगर आप इतना चीज़ों को ध्यान रखते हैं लेक्चर 1 2 3 4 और 5 को, तो परसेंटेज का क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप कलम उठाना शुरू कर दीजिएगा, मतलब बन जाएगा आपसे, आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, इतना आप ट्रस्ट रखिए। फिर हम कुछ कुछ क्वेश्चन और बीच बीच में हम लेकर के आएंगे, जैसे वो पीवाईक्यू के बेस्ड पे रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो सीजीएल का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो। परसेंटेज तो परसेंटेज होता है, उसको हम करेंगे ही डिस्कस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।